वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th में हम बायोलॉजी में चैप्टर 4 एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। एनिमल किंगडम स्टार्ट करने में आप ये समझें कि एनिमल किंगडम में इतनी डाइवर्सिटी है कि उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए साइंटिस्ट ने या फिर रिसर्चर ने पूरे एनिमल किंगडम को 10 फाइलम में बांटा है। 10 फाइलम का मतलब 10 परिवारों में बांटा है। तो 10 परिवार में बांटने से पहले सभी एनिमल किंगडम में कुछ एक कैरेक्टर को उन्होंने लेकर पहले डिवाइड किया। कई कैरेक्टर हैं जिसको डिवाइड करने के तरीके हैं। अब जैसे 4 पैर का कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको एक क्लास पे रख दिया, 2 पैर का ऑर्गेनिज्म है उसको एक क्लास पे रख दिया। ये तो एक्सटर्नल फीचर को देखकर, कोई पेड़ पे रहता है, कोई लैंड पे रहता है। इसके अलावा सिर्फ इतने समय से काफ़ी नहीं हुआ। एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए बहुत से पैरामीटर को खोजा गया, लेकिन बाद में साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हम 2-4 ऐसे पैरामीटर को लें जिससे सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स 10-11 फाइलम में 10-11 परिवारों में एडजस्ट हो जाएं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत थोड़े से सेल से ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको बहुत सेल की ज़रूरत होती है। कुछ का जो बॉडी होता है वो टिश्यू लेवल का होता है, यानी कई डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं, उससे उनका पूरी बॉडी बनी होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2-4 सेल या फिर सेल के ग्रुप होते हैं, उससे अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं और अपनी पूरी लाइफ साइकिल को वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन को, नहीं पैरामीटर क्या क्या हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर हैं, साइंटिस्टों ने दिया है, जो आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी के क्लास 11th में एनिमल किंगडम में। तो कुछ पैरामीटर है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। यानी क्या क्या पैरामीटर है जिससे हम किसी ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल किंगडम को हम क्लासीफाई करती जाएंगे। जैसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं कि हम सभी का जो बॉडी बना होता है वो सेल का बना होता है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ 2-4 सेल से ही उनकी शरीर बनी होती है, उसको बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, जैसे स्पंज एक्वेटिक होता है। स्पंज मतलब जो आप देखते होंगे, स्पंज जो आप पानी में मिलते हैं, स्पंज का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर होता है, यानी कुछ सेल होता है, उसी सेल से ही वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले जाता है। तो ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे हम क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल में क्या है, स्पंज। स्पंज किस फाइलम का है, एनिमल। यह है आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पोरीफेरा फाइलम का ऑर्गेनिज्म है स्पंज। इसका बॉडी स्ट्रक्चर सेलुलर लेवल का होता है, यानी कुछ सेल से ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ए टिश्यू
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कई डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है। जैसे सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल होता है आपका फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सोइलेंट्रेटा, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग टिश्यू से भी एडवांस हैं। तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कई तरह के ऑर्गन होते हैं। तो हम लोग टिश्यू लेवल के में आ तो सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने एडवांस हैं कि टिश्यू लेवल में न रखकर हमको ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपका अगला आता है तीसरा, जिसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी टिश्यू तो है, वो टिश्यू स्पेशलाइज होके कई ऑर्गन बनाता है। जैसे हम लोग की बॉडी में हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, यानी अलग अलग सेल मिलकर अलग अलग बॉडी के हमारे सिस्टम को बना रहे हैं, यानी ऑर्गन को बना रहे हैं। तो हम लोग का जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा का क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेटा का क्या है, यानी हाइड्रा का, उसका है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी सेल को पैरामीटर बनाकर एनिमल को देखिए इस तरह से 3 पार्ट में बटा गया, सेल्यूलर, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हम पैरामीटर लेते हैं सिमेट्री। देखिए सिमेट्री क्या होता है। दूसरा पैरामीटर सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिजम्स को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा जा सकता है। तो सिमेट्री में 3 तरह की सिमेट्री होती है। पहला होता है एसिमेट्रिकल, ए मतलब पहला है फर्स्ट वाला। सिमेट्री का मतलब होता है कि एक एक्सिस बनाकर हम ये चेक करते हैं कि किसी ऑर्गेनिजम्स को, किसी एनिमल को कितने पार्ट्स में बांटा जा सकता है, कितने एक्सिस बनते हैं जिससे उसको 2 इक्वल पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। अगर एक भी एक्सिस ना बने उसको इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन, एसिमेट्रिकल एनिमल। जैसे ए पहला है एसिमेट्रिकल एनिमल या एसिमेट्री इसको बोलेंगे। जैसे एक ऑर्गेनिजम्स होता है जिसका नाम है स्पॉन्जिला, उसका शेप किस तरह से होता है, इरेगुलर शेप, बिल्कुल इरेगुलर शेप होता है। अब आपसे कहा जाए, ऐसे भी रहेगा, अब आपसे कहा जाए कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाइए, तो देखिए अगर हम यहां से एक्सिस खींचेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट से तो डिवाइड हुआ नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये रीजन्स बने हुए हैं, यहाँ पर नहीं बने हुए हैं, यहाँ पर 3-4 रीजन्स हैं, यहाँ पर 2 ही हैं, यहाँ से यानी 2 इक्वल पार्ट्स में ये नहीं बट पाएगा। दूसरा एक्सिस हम खींचते हैं, चलिए एक यहाँ से एक्सिस लेते हैं सेंटर से, देखिए अब इस पोजीशन में भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं बट पा रहा है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसमें कोई एक्सिस बन ही ना पाए, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए जब कोई एक्सिस नहीं बन पाएगा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे एनिमल को हम कहेंगे एसिमेट्रिकल एनिमल, जिसको ये स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला को क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है आपका, आगे बढ़ते हैं, ये एसिमेट्रिकल एनिमल था। दूसरा रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल में जैसे आप हाइड्रा को आप सब लोग जानते हैं
सिलेंट्रेटा फाइलम का होता है। हाइड्रा का हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, फिर आपको एक रफ आइडिया होगा। लेकिन हाइड्रा इस तरह का होता है, और हाइड्रा में इस तरह से टेंटिकल्स बने होते हैं, कई टेंटिकल्स। यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बन पा रहा है, वरना आप एक इमेजिन करिए। अब देखिए, इस हाइड्रा को अगर इस टेंटिकल्स को गिना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हमने इधर बना दिया 10, ठीक। इस टेंटिकल, इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। टेंटिकल्स। टेंटिकल्स है, इस सबको टेंटिकल्स बोलते हैं। ये उसका पूरा मेन बॉडी है। ये आपका सबस्ट्रेटम, यानी जहां वो चिपका हुआ है। अब देखिए, हाइड्रा को हम चाहें तो अगर इस टेंटिकल्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, पानी में फ्लोट करता रहता है ये, इस टेंटिकल को हम एडजस्ट करके हाइड्रा को हम कम से कम नहीं तो एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, यानी हम इसको 2-3 एक्सिस ऐसा बना सकते हैं कि इसको हम 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। देखिए, सेंटर से भी इसको 2 इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। बगल से भी अगर आप काटें तो टेंटिकल्स को गिनते हुए इसको आप बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। अगर इधर से भी आप काटें तो भी इसको बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। यानी रेडियल सिमेट्री का मतलब ऐसा होता है, रेडियल सिमेट्रिकल ऐसे एनिमल को कहते हैं जिसकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में बांटने के लिए मोर देन 1 एक्सिस अगर डेवलप्ड हो जाए, मोर देन 1 एक्सिस अगर मिल रहे हैं उसके बॉडी को 2 इक्वल हाफ में बांटने के लिए, तो ऐसे एनिमल को हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल। और ऐसी सिमेट्री को क्या बोलेंगे हम? ऐसी सिमेट्री को हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। जिसमें एक भी एक्सिस ना बन पाए उसको बोलेंगे एसिमेट्री, और एसिमेट्री जिस एनिमल में बनता है उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल एनिमल। तो 2 हो गया आपका, एक हो गया आपका एसिमेट्रिकल, दूसरा आपका हो गया रेडियल सिमेट्रिकल। अब तीसरा आपका है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। देखिए, इसमें मोर देन 1 एक्सिस बन रहा है, एक एक्सिस, 2 एक्सिस, तीसरा एक्सिस। एक्चुअली 3D फिगर इसमें नहीं बन पा रहा है, आप इसको इमेजिन करें तो आप देखेंगे कि इसमें 3 मोर देन 1 एक्सिस अगर बन रहा है तो उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्रिकल। ऐसे सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। तीसरा आपका है थर्ड वन बाइलेटरल, BILATERAL, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्री किसमें होती है? लगभग जितने भी मैमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन को देख लीजिए, ह्यूमन है, इमेजिन करें, अब देखिए, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब सेंटर से एक ऐसा एक्सिस खींच सके हम, सेंटर से ऐसा एक्सिस हम खींचें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल पार्ट्स में बट सके। ये देखिए, सेंटर से जो हमने एक एक्सिस खींचा है तो ये देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में बट गया। इधर भी एक आंख, इधर भी एक आंख, नोज का आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर, माउथ में आधा हिस्सा इधर, आधा इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, पैर एक इधर, पैर एक इधर, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है जब हम एक्सटर्नली किसी ऑर्गेनिजम्स को बांटते हैं। आप इसमें इंटरनली कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इंटरनली कंसीडर करेंगे तब तो सिमेट्री गलत निकल जाएगी। तो आप एक्सटर्नली किसी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं तो उसके लिए कहा गया ये। तो देखिए, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब इसको 2 इक्वल हाफ में बांटने के लिए सिर्फ एक ही एक्सिस डेवलप हो पा रही है। अब ह्यूमन के केस में देख लीजिए, अगर बीच में एक्सिस एक लगाया जाए एक्सटर्नली तो 2 इक्वल हाफ में हम डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कोई और एक्सिस नहीं बन पा रही है जिससे हम अपने आप को 2 इक्वल हाफ में बांट लें।
जैसे हम कैसे करते थे, हाइड्रा में करते थे। तो एक ही एक्सिस अगर बने, एक एक्सिस बनने से 2 इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर जाए कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। और ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे जितने भी मैमल्स होते हैं, काऊ है, बुफेलो है, मंकी है, ह्यूमन है, एलिफेंट है, इन सब में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अर्थवर्म में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, इसका आप जवाब ढूंढिएगा, मैं बताऊंगा आपको बाद में। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सिमेट्री हो गया एक हो गया आपका क्लासिफिकेशन में सेल और टिश्यू और ऑर्गन था। दूसरा हो गया पैरामीटर सिमेट्री। सिमेट्री से किस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब आगे बढ़ते हैं। एक टर्म्स होता है डिप्लोब्लास्टिक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तीसरा पैरामीटर है डिवाइड करने का ऑर्गेनिजम्स को। ये देखिए, जितने भी एनिमल हैं, जब उनका डेवलपमेंट होता है, उनका एम्ब्रियो के बाद उनका जब डेवलपमेंट होता है उनकी पूरी बॉडी का, तो उनकी बॉडी के डेवलपमेंट में किस ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सा लेयर काम करता है एम्ब्रियो का, उसके बेस पर ऑर्गेनिजम्स को बताया गया है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके डेवलपमेंट में सिर्फ 2 ही लेयर इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कॉन्सेप्ट ये है डिप्लोब्लास्टिक, फिगर से समझें आप। डिप्लोब्लास्टिक में ये है एक्टोडर्म, ये है आपका एंडोडर्म, बीच में यहाँ पर देखिए आप मीजोग्लिया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक आपका ये एक्टोडर्म, सबसे भीतर वाला है आपका एंडोडर्म और बीच में आपका है मीजोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका डेवलपमेंट एम्ब्रियो के जो लेयर होता है एम्ब्रियो का, जिनके बॉडी के डेवलपमेंट में, जिनके ऑर्गन के डेवलपमेंट में एम्ब्रियो के एक्टोडर्म और मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म अगर इन्वॉल्व हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी के डेवलपमेंट में एक्टोडर्म भी इन्वॉल्व है, एंडोडर्म भी इन्वॉल्व है, एक्टो और एंडो के बीच में एक देखिए तीसरा लेयर है, इसको कहा जाएगा मीजोडर्म। मीजो मतलब बीच का, डर्म मतलब स्किन, जो चमड़ा बोलते हैं। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके बॉडी के डेवलपमेंट, जिसके ऑर्गन के डेवलपमेंट में एम्ब्रियो की 3 लेयर इन्वॉल्व हैं, 3 लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम, मीजोडर्म या ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। अगर बॉडी के डेवलपमेंट में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन्वॉल्व है तो उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में जो बीच का लेयर होता है, जो यहाँ पर मीजोडर्म कहा जा रहा है, मीजोडर्म यहाँ पर डिवाइड कर ही नहीं पाता है। जब ये डिवाइड कर नहीं पाता है तो यहाँ पर एक फ्री स्पेस छूट जाता है। इस फ्री स्पेस को ये जिलेटिनस, चिपचिपा होता है, इन दोनों लेयर को एडजस्ट करने के लिए एक लेयर बना होता है, इसमें डिवीजन नहीं हुआ रहता है। इस लेयर को हम बोलते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया क्या करता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म को आपस में एडहेयर किए रखता है, यानी चिपकाए रखता है। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब एम्ब्रियो का एक्टोडर्म और एंडोडर्म अगर दोनों इन्वॉल्व है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अगर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर अगर इन्वॉल्व है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे सिलेंट्रेटा यानी हाइड्रा आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है, हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी एम्ब्रियो की तीनों लेयर हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपके क्लासिफिकेशन में। दूसरा आपका सिमेट्री हो गया, तीसरा आपका डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। आगे हम बढ़ते हैं,
अब देखिए, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कई चीजें इन्वॉल्व होंगी। जैसे जैसे होता है, एक होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा आपका होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें पूरा एलिमेंट्री कैनाल, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वेल डिफाइंड है, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हम लोग में माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, आपके इंटेस्टाइन है जिसमें लार्ज और स्मॉल दोनों हैं। तो ये, और इसके बाद फिर एनस कंप्लीट में, जिसमें माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, इसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और आपका लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे आखिरी में एनस। अगर ये सब के सब इन्वॉल्व हैं किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम में, किसी के एलिमेंट्री कैनाल में, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये भी एक बेसिस है एनिमल को क्लासिफाई करने का। अब इनकम्प्लीट में देखिए, इनकम्प्लीट में माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सभी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। यानी किसी ऑर्गेनिजम्स में माउथ ही एनस का काम करता है, माउथ ही एनस का काम करता है ना। यानी वो फूड इंटेक भी इसी से करेगा और फूड क्या करेगा, एक्सक्रीशन भी इसी पैसेज से करेगा। तो अगर पूरा एलिमेंट्री कैनाल, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वेल डिफाइंड जिसमें नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये भी एक पैरामीटर है आपका एनिमल को क्लासिफाई करने का। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए, एक होता है आपका ओपन टाइप, एक होता है आपका क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब ये होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म, मुझे आर्थ्रोपोडा को ले लीजिए। आर्थ्रोपोडा का मतलब जिसमें कॉकरोच होती हैं, मक्खियां जितनी होती हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ये है कि ब्लड के फ्लो के लिए ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे एक पाइप, एक नेटवर्क नहीं गई रहेगी। यानी जैसे हम लोगों में क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी हमारा हार्ट से ब्लड पंप होगा, उसको आर्टरीज ले जाएगी डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, वहाँ से फिर वेन्स उसको वापस लेके फिर से हार्ट के पास आएगी। यानी हमारे बॉडी के अंदर, मैमल्स के अंदर एक ब्लड का सर्कुलेशन के लिए एक पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व है। तो जिसमें पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, पूरी पाइप ना हो, नेटवर्क जिसमें ना हो, जिसमें नेटवर्क नहीं है, तो उसको बोलेंगे ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। और जिसमें अगर आपका अगर नेटवर्क इन्वॉल्व है, ब्लड वेसल्स अगर इन्वॉल्व है, तो उसको बोलेंगे क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज टाइप का मतलब एक पाइप में, एक नेटवर्क में, एक छोटे से एक थ्रेड में ब्लड का फ्लो हो रहा है एक अंदर पाइप में। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट सेल टू सेल, डायरेक्ट टिश्यू टू टिश्यू, इसमें एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, दूसरे से तीसरे टिश्यू में, इस तरह से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता रहता है ओपन टाइप में। ओपन टाइप में ब्लड का फ्लो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर इन्वॉल्व होता है। हार्ट पंप करेगा और एक नेटवर्क ब्लड को ले जाएगी, फिर वापस उस ब्लड को हार्ट के पास ले आएगी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ओपन है, जो कि कॉकरोच में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा जितने होते हैं उसमें पाया जाता है, मतलब सभी आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है, कुछ उसमें एक्सेप्शन भी है। क्लोज टाइप का मतलब जो मैमल्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग में क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला पैरामीटर है क्लासिफाई करने के लिए सीलोम। सीलोम में 3 तरह के सीलोम होते हैं। एक होता है ए सीलोम, ए सीलोम का मतलब होता है, इसे देखिए सीलोम क्या होता है। सीलोम का मतलब होता है एक बॉडी कैविटी। जैसे हमारी स्किन के बाद जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उस बॉडी ऑर्गन्स और स्किन के बीच में एक पूरा सीलोम है, एक कैविटी है। उस कैविटी के अंदर हमारे बॉडी ऑर्गन्स एडजस्ट हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ये बॉडी कैविटी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं एसीलोमेट्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सीलोम है, यानी जैसे हम लोगों में, उसको बोलते हैं सिलोमेटिक या सिलोम या सिलोमिक ऑर्गेनिजम्स। और जिसमें ये सिलोम वेल डिफाइंड नहीं है, उसको बोलते हैं हम स्यूडोसिलोम। स्यूडो मतलब झूठा, स्यूडोसिलोम। तो सिलोम 3 तरह का होता है, ए सिलोम, सिलोम और स्यूडोसिलोम। तो जिसमें सिलोम नहीं है, यानी बॉडी कैविटी मतलब स्किन के बाद और बॉडी ऑर्गन के बीच में अगर सिलोम नहीं है, यानी कैविटी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, एसिलोमेट्स। और जिसमें है उसको सिलोमेट्स, एसिलोम। और इसमें अगर ये कैविटी है या फिर नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, उसको बोलेंगे स्यूडोसिलोम। तो ये सब पैरामीटर हैं आपके ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में देखिए एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, TATION। जैसे आप अर्थवर्म को देखे होंगे आप लोग, अर्थवर्म की बॉडी कई सेगमेंट में बटी होती है। अर्थवर्म की बॉडी कई सेगमेंट में बटी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स। कई सेगमेंट में बटी होती है, ठीक। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, सेगमेंट के डिवाइड होने को बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। और इस सेगमेंट को जो अर्थवर्म में होता है, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देखिए अर्थवर्म की पूरी बॉडी कई सेगमेंट में डिवाइड है, 1 2 3 4 ऐसे करके कई पार्ट में डिवाइड है अर्थवर्म में। या फिर आप कॉकरोच को आप देखते होंगे, अगर कॉकरोच को आप इससे उलट के अगर देखें अपोजिट करके, तो उसकी भी बॉडी कई सेगमेंट में डिवाइड होती है। तो इस सेगमेंट भी एक पैरामीटर है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए, यानी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। अब देखिए जैसे हम लोग में भी सेगमेंट है। जैसे देखिए इसको आप बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हेड, इस पोर्शन को बोलेंगे थोरैक्स, जो सीने का पोर्शन है। इसके नीचे क्या है आपका, एब्डोमेन है। सबसे नीचे क्या है आपका, लेग है। तो इसे कॉकरोच की बॉडी को हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और लेग, इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। केचुए में हालांकि हेड, थोरैक्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सेगमेंट भी एक पैरामीटर है आपका अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करने का। जैसे हम लोग में हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, लेग है। कॉकरोच में भी हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है, लेग होता है।
तो सेगमेंटेशन भी एक आपका पैरामीटर है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट को डिवाइड करने को सेगमेंट पाया जाता है, जिसमें सेगमेंट पाए जाने के प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म, और जो केचू में पाया जाता है अर्थफॉर्म में उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अगला आपका है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को देखिए, नोटोकॉर्ड का मतलब जिस भी ऑर्गेनिजम्स में नर्व्स के पैरेलल एक नेटवर्क दौड़ा होता है यहां पर रीढ़ की हड्डी में, जिसमें पाया जाता है उसको बोलेंगे कॉर्डेट्स। जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा जो रीढ़ की हड्डी में होता है बीच में, उसको बोलेंगे कॉर्डेट्स, और जिसमें नहीं पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। जैसे हम लोग कॉर्डेट्स में आते हैं, आपका जो अर्थफॉर्म होता है वो नॉन कॉर्डेट्स में आता है। तो आपका नोटोकॉर्ड भी एक पैरामीटर है एनिमल को डिवाइड करने का, एनिमल किंगडम को डिवाइड करने का। आगे और बढ़ते हैं। देखिए, इन्हीं सब पैरामीटर को दिमाग में रख के पूरे एनिमल किंगडम को 10 पोर्शन में बांटा गया है, 10 फाइलम में बांटा गया है। उन 10 फाइलम में सबसे पहला आपका है पोरीफेरा। पोरीफेरा आपको क्लासिफिकेशन सब कुछ बता दिया गया, पैरामीटर जितने भी पैरामीटर हैं आप उसको रिवाइज करें अच्छे से और उसको बराबर पढ़ते रहें, अपनी बुक से पढ़ते रहें। ये फाइलम पोरीफेरा आपको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो एनिमल किंगडम आपका स्टार्ट है, जो पैरामीटर होता है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का, हमने आपको बताया पूरा, उसको रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। अगले वीडियो में आपको हम पोरीफेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी पहला फाइलम आपका पोरीफेरा होता है। 10 फाइलम के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो पहला आपका है पोरीफेरा।